अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है हमारे अतीत पार्ट 1, उसका हमारा अध्याय नंबर 9 है। इससे पहले हमारे जो है 8 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो अध्याय अभी हम नहीं पढ़े हैं हमारे चैनल पर, वो जो है अमरीन पाठशाला चैनल के नाम से सर्च करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है बच्चों पढ़ सकते हैं। इसमें जो है आज हमारा अध्याय 9 है, नए साम्राज्य और राज्य। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अरविंद जो है राजा बना है, ठीक है। स्कूल में नाटक की भूमिका में वो जो है राजा बनने का किरदार अदा करेगा। इसके बारे में ये ग्राफ दिया है बच्चों, पैरा। तो इसकी रीडिंग आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। कौन से राजा हैं? समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में इन्हें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। हरिसेन जो है इनके मंत्री भी हैं और कवि भी हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? प्रशस्ति अभिलेख। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने इससे पहले अध्याय 8 में भी पढ़ा है, वहां भी जो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा है। अब बच्चों समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त प्रशस्ति में हमें क्या बताती है कवि ने? इसमें राजा एक योद्धा, क्या है? जो है एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला राजा है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्यांश दिया गया है, समझ रहे हो? ईश्वर के बराबर बताया गया है। देख रहे बच्चों, यहाँ जो है जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों आदि सैकड़ों हथियारों के लगे घाव के दाग से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है नहीं कवि? यह वर्णन तुम्हें राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। यह वर्णन हमें राजा की जो है महानता के बारे में और एक महान योद्धा के बारे में बताता है कि वो जो है उस टाइम, और राजा किस प्रकार के युद्ध हैं। वो तो ये युद्ध के जो हथियार हैं, कुठारों से, कुल्हाड़ियों से, तीरों से, भालों से, बर्छों से, इन सभी से जो है युद्ध लड़ा जाता था। अगर तुमने मानचित्र 7 में पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। मानचित्र 7 है बच्चों, कहाँ पे है? पृष्ठ 89 पे है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों जो हरा पार्ट है, ठीक है। इसका देखते हैं, अभी पहले थोड़ा पढ़ लें क्या क्या बोलते हैं कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेठ 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके पीड़ित समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। ये बच्चों आर्यव्रत के कितने राजा हैं? ये है 9 राजा, याद रखने का विषय है। और दक्षिणापथ के कितने राजा हैं बच्चों? 12 हैं। इनमें से कुछ
राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। दक्षिणापथ के राजा हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब बच्चों, यह है बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे जिन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। देख रहे बच्चों, ये है। अब बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखते हैं। वीणा बजाने वाला राजा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है बच्चों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देख रहे बच्चों, ये वीणा बजाते हुए राजा हैं। देखो इनको आप ध्यान से बच्चों। अब बच्चों, ठीक है। अब बच्चों, इस मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र को ढूंढो शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कि न देखते हैं बच्चों, अभी पहले ही नहीं देखते बच्चों। देखो ये रहे। देखो बच्चों, ये प्रयाग हो जाएगा नहीं, ठीक है। ये पाटलिपुत्र है, इधर नालंदा है। देखो ये पाटलिपुत्र के नीचे मथुरा बच्चों यमुना किनारे है। ये कन्नौज जो है इधर गंगा किनारे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कन्नौज। और जो है बच्चों, थानेसर है बच्चों, थानेसर। देख रहे हो आप, थानेसर। उज्जैन ये है, ये भरूच है, वल्लभी है, सातवाहन, अजंता, अमरावती। अमरावती बच्चों ये जो है, जो आंध्र प्रदेश है बच्चों। इधर बच्चों देखेंगे आप, ऐहो जो है चालुक्य का इलाका है। नीचे बच्चों ये पल्लव है और कांचीपुरम है, चोल, महाबलीपुरम, अरिकामेडु और पुहार, मदुरै, पांड्य। संकेत आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, और ये जो है आर्यव्रत। आर्यव्रत और दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? ठीक है बच्चों, जो आर्यव्रत के राजा हैं उनको तो डायरेक्ट हरा के उनका तो राजपाट छीन लेंगे। दक्षिणापथ के जो राजा हैं उनको हराने के बाद में जो है उनको शासन करने की अनुमति दे देंगे। देखो ये रहा। जो ये आर्यव्रत के राजा हैं इनके तो ये 9 हैं, इनको हराने के बाद में इनको उनके राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और जो दक्षिणापथ के 12 राजा हैं उनको जो है वे जो है हारने के बाद में समुद्रगुप्त के सामने समर्पण करते हैं। ये तो समुद्रगुप्त जो है उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे देते हैं। ये अंतर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य ये हो जाएंगे जो कलर में है, ये आंतरिक राज्य। देख रहे बच्चों ये सब। अब बच्चों, बाहरी राज्य हैं और आर्यव्रत के राज्य हैं। आर्यव्रत के राज्य बच्चों ये हैं इस कलर में, देख रहे हो। और बाकी जो है ये थोड़ा सा वैसा कलर है। ये जो है आपके यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों, ये थोड़ा सा आप जो है
यहाँ भी इसी के बारे में दिया है। तो ये बच्चों जो शहर है उनकी लोकेशन देख लेंगे, जैसे उज्जैन है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। और जो है बच्चों, अजंता आपका यहाँ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, महाराष्ट्र में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और ये महाबलीपुरम है, अरिकामेडू है, और पुहार है। ये जो है समुद्र तट है। ठीक है, बंदरगाह है उस टाइम के बड़े फेमस। और ये पुहार और मदुरै तो ये तो बहुत ही मतलब जो है स्टार, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है बच्चों, इधर जो है ये चोलों का राज्य है। इधर ये, इधर चेर है ये, और इधर ये पांडे है। ठीक है, चोल चेर पांडे, चोल चेर और पांडे। चे चे है, चोल है, चेर है और पांडे है। ठीक है बच्चों, अब जो है ये वंशावलियां हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पीढ़ी पर पितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समझ रहे बच्चों, महाराजा धीराज किस वंश के हैं? ये गुप्त वंश के हैं। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज धीराज, महाराजा। संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे बच्चों। अब हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री सुवेन तसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। अब बच्चों, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। थानेसर बच्चों ये जो है यमुना के तट पे है। ठीक है, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। समझ रहे बच्चों, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, बंगाल पर आकर दिया। मगर संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उनको हरा दिया। कौन है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने यहाँ के बंगाल में किसे हराया है? ठीक है, जो है बंगाल में हराया है। ठीक, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है। इसमें एक बात आई है, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ। देख रहे हो बच्चों, पल्लव हैं, चालुक्य हैं, अच्छा सॉरी,
भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से होकर गुजरे होंगे। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, हर्षवर्धन जब बंगाल तक जाएंगे तो किन किन राज्यों से, देखो बच्चों आपका जो है ये आपका जो है ये झारखंड है उससे निकलेंगे, फिर बिहार, और जब बंगाल पहुंचेंगे। ठीक है, नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से, तो नर्मदा जाने के लिए बच्चों राजस्थान और जो है फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र जो है यदि जो है उसमें देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कि यदि वे, क्योंकि नर्मदा जो है महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट है उसका, और जो है आपके मध्य प्रदेश में तो है ही, और थोड़ा सा जो है गुजरात को भी टच करते हैं। अब जो है पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। अब बच्चों इसमें क्या है, देखो मैं तो बताऊंगा बच्चों बात। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था। ठीक है बच्चों, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। यानी कि जो है जो चालुक्य हैं ये जो है थोड़ा नॉर्थ में है, और पल्लव जो है ये नीचे वाले क्षेत्र में है, जो कावेरी का नीचे वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। क्या है बच्चों, ऐहोल। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी। ठीक है बच्चों, जहाँ कई मंदिर थे, पल्लवों और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। देख रहे बच्चों, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित, कौन है, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। चालुक्य हैं रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कभी कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिन्हें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। देख रहे बच्चों, तो हर्ष जो है हार जाते हैं। ये जो हर्ष जो है, जो पुलकेशिन द्वितीय के जो मतलब कवि हैं रवि कीर्ति, देख रहे बच्चों, उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति हैं। उन्होंने जो है प्रशस्ति की रचना की है, तो उसमें ये जो है पूरा वाक्य दर्ज है। अब इसमें है, पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लवों और चालुक्यों का अंतर राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, पल्लव और चालुक्य को जो है कौन नष्ट कर देंगे बच्चों, राष्ट्रकूट और चोल वंश। राष्ट्रकूट थोड़ा ऊपर रहेंगे, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, चालुक्य की जगह, और पल्लवों की जगह जो है चोल आ जाएगा। कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक या मुख्य न्यायाधिकारी बना। ठीक है, कवि हरिसेन जो है
अपने पिता की तरह क्या बना है, महादंडनायक यानी कि मुख्य न्यायाधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार माती अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। देख रहे हो, संभवतः वहां के स्थानीय महादंडनायक क्या होता है बच्चों, यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब इसी तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भोगदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सैन्य तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। देख रहे हो बच्चों, दक्षिण के राज्य भाई पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। क्या है बच्चों, सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, जो सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की बहुत थोड़ी झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से है। चलो इसे कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलेंगे और अन्य लोग जो है महिलाएं क्या बोलेंगे, प्राकृत भाषा बोलेंगे, जो नीचे वाले पात्र है। इन सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देख रहे हो, इसमें क्या है बच्चों, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। यह अंगूठी जो है राजा दुष्यंत की है। ठीक है, उन्होंने जो है ये शकुंतला को दी थी। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा के पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के इनाम से कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। हाँ, यही इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिया, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। ये बच्चों जो है, ये अध्याय 6 में आप पढ़ चुके हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप। चीनी या चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें
शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर उनको शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगे करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बानभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां। देख रहे बच्चों, खाने पीने का सामान है राजा हर्ष का, इसे ध्यान से पढ़ो आप। ठीक है, बकरी, हिरण, खरगोश सब खा रहे हैं, सब्जियां, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेल गाड़ियों या मोटरों तथा हाथों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वो दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वो राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उनके पास रख सके। पर यह सेनाएं उन्हें पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लाते थे। ठीक है बच्चों, ये उपयोगी शब्दाएं हैं। प्रशस्ति यानी कि जो राजा के बारे में जो है उसके राज कवि लिखते थे, दरबारी कवि। आर्यव्रत बच्चों जो है ये उत्तर, जो नॉर्थ इंडिया है ये आर्यव्रत हो जाएगा। दक्षिणा पर जो है, तो दक्षिण को जाने वाला व्यापारिक मार्ग उत्तर से। वंशावली यानी कि जो राजा हैं उनके वंश लिखे हुए थे, यानी कि पिता, दादा, परदादा। ठीक है, आनुवांशिक यानी कि जो है पिता के बाद पिता, और पदाधिकारी सामंत। सभा और नगरम। सभा जो है, नगरम जो है बच्चों ये जो है नगर, नगर के बैंकर हैं, श्रेणी की तरह होते हैं। सभा जो है ब्राह्मणों की सभा होती है जो अपना डिसीजन मेकिंग में काम आती है। अब बच्चों यहाँ सही गलत की जो है चर्चा करेंगे। हरिसेन ने गौतमी पुत्र साथ करने की प्रशंसा प्रशस्ति लिखी। हरिसेन ने, नहीं बच्चों, किसके बारे में लिखी? समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है बच्चों। ठीक है, आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। ये जो है ये भी गलत है, वो तो हरा दिए जाते थे। दक्षिणा पंथ में 12 शासक थे, बिल्कुल सही बात है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। तक्षशिला और मदुरै, ये गलत है बच्चों। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, नहीं बच्चों, ये जो है चालुक्य की राजधानी थी, ये भी गलत है। समझ रहे बच्चों, ऐहोल राजधानी किसकी? देखो अभी पढ़ा देखो हमने, आप भूल जाते हैं बच्चों। देखो था ना इसमें कहीं, देखो ये चालुक्य की राजधानी देखो ऐहोल, ये देख रहे हो, ये जो है महाराष्ट्र में है ऐहोल। अब बच्चों देखो ये है कि दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं, ये सही है बच्चों। ऐसे 3 लेखों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हुमायूं सांग है बच्चों, एक तुम्हारा जो है बानभट्ट हो जाएगा, और जो है एक नाम हो रहा है बच्चों, थोड़ा जो है अगली क्लास में आपको बता देंगे। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए और इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं। देख रहे बच्चों, तो इसमें जो है नौकरशाही की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है,
और जो है नौकरशाही जो है मतलब वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी। सैन्य संगठन तो क्या है, आर्मी जो है संगठित हो जाएगी और जो है अलग अलग विंग उसकी होंगी। ठीक है, उनके जो है जो लड़ाई के जो तकनीक है वो भी चेंज हो जाएगी और जो है उनके सामान वो भी चेंज, हथियार वगैरह वो भी चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ बच्चों देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 700 साल पहले, तो कितने मानेंगे, लगभग 300 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले यानी कि 700 ईस्वी में। ठीक है। अब बच्चों हमारे चैनल का नाम अमरीन पाठशाला है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो अपनी क्लास के सहपाठी हैं उनसे जरूर बात करेंगे इस बारे में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।